गुड इवनिंग सभी को। 5-2 हो चुके हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? आवाज़ क्लियर है? यस या नो? यस सर। ओके। तो देखो, पहले चैप्टर 12 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्याय द्वादश चल रहा था अपना। वात दोष हो गया था, पित्त हो गया था, कफ हो गया था। ठीक है, अपन ने कर लिया था। फिर दोषों का संचय, प्रकोप, समन, ये भी अपन ने डिटेल में स्टडी कर लिया। यहाँ तक अपना हो गया था। आज करेंगे अपन दोष प्रकोप के कारण। भाई, दोष प्रकोपित क्यों होते हैं? वो जो दोषों का संचय, प्रकोप, समन था ऋतुओं के अनुसार, वो तो चलता रहता है। उसकी वजह से रोग पैदा नहीं होते। ये इसकी वजह से दोष प्रकोप के कारण वातादि दोषों के, मतलब वातादि यानी वात पित्त कफ। यहाँ पे आदि का मतलब है उसके समान। वात पित्त कफ तीनों दोषों की बात हो गई। वात पित्त कफ दोषों के प्रकोप के त्रिविध कारण। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि दोषों के प्रकोप के कारण लिखो, या फिर वातादि दोषों के प्रकोप के त्रिविध कारण लिखो। जब त्रिविध कारण पूछा जाए ना, तो समझ लो कि ये लिखने हैं। इसमें तो फिर भी आपको कंफ्यूज रहेगा कि भाई, जैसे कि कटु तिक्त का खाना तो वात बढ़ेगा, ऐसे कंफ्यूज रहेगा। लेकिन जब त्रिविध कारण आ गया, स्पेसिफिक पूछा है भाई इनके बारे में पूछ रहा है, तो एक हेडिंग आएगी, क्वेश्चन आएगा, वात आदि दोषों के प्रकोप के त्रिविध कारणों को लिखिए या विस्तार से समझाइए। तो ये क्या है, इसको समझते हैं। त्रिदोष प्रकोप होना ही रोग उत्पत्ति का कारण होता है। क्या लाइन है ये? त्रिदोष प्रकोप होना ही रोग उत्पत्ति का कारण होता है। मतलब 3 दोष प्रकोप होंगे ना, या वात प्रकोप हो गया, पित्त प्रकोप हो गया, कफ प्रकोप। प्रकोप यानी अपनी मात्रा से बढ़ के दूसरे रास्ते पे चले जाना, मतलब अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाना। अपन ने कल परिभाषा की थी ना प्रकोप की। संचय क्या होता है? अपने स्थान पे वृद्धि होना। प्रकोप क्या होता है? अपने स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पे चले जाना। तो त्रिदोष प्रकोप होना ही रोग उत्पत्ति का कारण होता है। इसके प्रकोपित होने में 3 प्रमुख कारण हैं। भाई, क्यों हो रहा है प्रकोपित, क्यों रोग उत्पन्न होते हैं? पहला है असात्म इंद्रियार्थ संयोग। अब ये क्या है, इसको समझेंगे। काल, काल को समझेंगे। और तीसरा है कर्म, मतलब कर्म को जो अपन कर्म करते हैं ना, वो तीनों इसकी वजह है दोषों के प्रकोप होने की। ये त्रिविध कारण है। अब ये क्या होते हैं? इन तीनों का हीन योग, अति योग और मिथ्या योग होना ही दोषों के कुपित होने का कारण है। कि इनका हीन योग यानी मात्रा से कम, अति यानी नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा, मिथ्या योग यानी मतलब बेकार, मतलब ना तो ज़्यादा ना कम, लेकिन एक भयानक रूप एक तरीके से। ठीक है, तो इन तीनों का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग होना ही दोषों के कुपित होने का कारण। किन तीनों का? सात्व इंद्रिया संयोग का हीन योग, सात्व इंद्रिया संयोग का अति योग, सात्व इंद्रिया संयोग का मिथ्या योग। एक के साथ 3 आ गए। फिर काल के साथ काल का हीन योग, फिर काल का अति योग, फिर काल का मिथ्या योग, फिर कर्म का हीन योग, फिर कर्म का मिथ्या योग, और कर्म का अति योग। मतलब तीनों एक तरीके से एक के साथ 3-3, मतलब 3-3 के जोड़े बन जाएंगे। अब इनको समझते हैं कि भाई इन तीनों का हीन योग, अति योग, मिथ्या योग होना ही दोषों का कुपित होने का कारण है। कैसे? पहला है सात्व इंद्रियार्थ संयोग। अब इसको समझते हैं। अब ये क्या है? सात्व इंद्रियार्थ संयोग क्या है? इंद्रियों का अपने अर्थों के साथ संयोग। अब इंद्रियों का अर्थ कौन कौन से, कौन बताएगा? जैसे कि चक्षु इंद्रिय, इसका अर्थ क्या है? रूप को देखना। शब्द इंद्रिय है, जो कान में, उसका क्या है? सुनना। रसेंद्रिय क्या है? रस का अनुवासन करना। ठीक है। नासाग्रेंद्रिय क्या है? सूंघना। तो ये इनके अर्थ हैं, मतलब जो काम करते हैं ना, कि आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, जीभ से रस का अनुवासन करना, जिव्या से बोलना है, मतलब ये जो कर्म है इंद्रियों के, उनके अर्थ हैं, उनके साथ संयोग कैसा हो रहा है, कैसे? अब देखो, हीन योग कैसे होगा? हीन योग का मतलब होता है अल्प संयोग, मतलब मात्रा से कम। उदाहरण समझो। ज़्यादा दूर की चीज़ को देखने या सुनने की कोशिश करना। आप मान लो कि एक रूम में टीवी रखी है, आप इस कोने में बैठे हो, टीवी उस कोने में चल रही है, और आप कोशिश कर रहे हो उसको देखो और सुनो। आंखों से देखने की कोशिश करो, लेकिन धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा जोर पड़ेगा आंखों पे, तो मतलब दोष प्रकोपित होंगे। या फिर मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही, आप बहुत दूर से कोई चिल्ला रहा है, मतलब आपसे कोई बहुत दूर है और वो चिल्ला रहा है, इधर रहा, फिर आपने सुना ही नहीं, मतलब एकदम जोर पड़ रहा है माइंड पे, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो सुनने की, लेकिन सुना ही नहीं दे रहा, क्योंकि ही नहीं हो गए। अल्प संयोग, हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, मध्यम मध्यम आवाज़ आ रही है, लेकिन सुना ही नहीं दे रहा। तो ज़्यादा दूर की चीज़ को देखना या सुनने, मतलब इंद्रियां ही तो है, देखना सुनना, चक्षुर इंद्रिया, शब्द इंद्रिया की कोशिश करना, तो यह है अल्प संयोग। इसके माध्यम से भी दोष प्रकोपित होते हैं। अब इनका अति योग कैसे होगा? अतिशय संयोग, मतलब अत्यधिक मात्रा में संयोग। जैसे कि ज़्यादा नज़दीक की वस्तु को देखने, अपनी आंखों के ऊपर किताबों को रख लो, आपको दिखाई देगा क्या?
अपनी आंखों के ऊपर किताब रखेंगे तो मतलब ज़्यादा नज़दीक कर लिया अपन ने, कुछ ज़्यादा ही पास में लेके आ गए उस चीज़ को। किताबों के ऊपर मतलब आंखों के ऊपर किताब रखो तो आपको नहीं दिखाई देगा। वैसे ही सुनने की कोशिश करना, मतलब तेज साउंड, हाई वॉल्यूम, मतलब जिससे कान के पर्दे ही फट जाएं। तो ऐसे ये अतियोग, इसके माध्यम से भी आपने क्या होते हैं, दोष प्रकोपित होते हैं। मिथ्या योग, मिथ्या योग यह होता है कि भयानक दृश्य देखना। जैसे कि आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, कोई भयानक एक्सीडेंट देख लिया खतरनाक, तो आप डर जाते हो, चीख निकल जाती है भयानक, जैसे कि खून ही खून है, उसके मांस ऐसे बड़े, मतलब भयानक। या फिर दुर्गंध सूख लिया आपने, जैसे कि कोई बदबू। एक तो होती है स्मेल अच्छी वाली जिसको अपन को पसंद करते हैं, एक होती है बिल्कुल जैसे कोई जानवर मर गया हो, सड़ गया हो, ठीक है, उसकी बदबू, उसको सूंघते हैं आपका मन खराब हो जाता है, एकदम उल्टी सी आने लग जाती है, मतलब दोष प्रकोपित करते हैं। तो ये हो गया मिथ्या योग। तो इस तरीके से सात इंद्रिया संयोग क्या कि इंद्रियों का अपने आर्तों के साथ कैसा संयोग होता है, कि हीन योग संयोग, हीन योग हो रहा है, अति योग हो रहा है या मिथ्या योग हो रहा है, इनके ऊपर भी दोष प्रकोपित होते हैं। ये है पहला कारण। दूसरा है काल। काल यानी ऋतुओं से माना जाता है कि भाई काल से मतलब टाइम, कौन सी ऋतुओं के अनुसार। तो हीन योग, हीन योग का यानी अल्प होना। उदाहरण जैसे ग्रीष्म ऋतु में कम गर्मी पड़ना, जैसे कि भाई गर्मियों के दिनों में कम गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ ही नहीं रही। एक्चुअली में गर्मियों के टाइम पे गर्मी नहीं पड़ोगी तो फिर दोष प्रकोपित होंगे, सिंपल सी बात है। जैसे कि अब सर्दी है, सर्दी के टाइम पे सर्दी नहीं पड़ेगी तो दोष प्रकोपित होंगे, ठीक है। बरसात के टाइम पे वर्षा नहीं होगी तो दोष प्रकोपित होंगे। तो मतलब अल्प हो ही नहीं रही, जो चीज़ होनी चाहिए थी टाइम के अनुसार वो चीज़ नहीं हो रही, तो ग्रीष्म ऋतु में कम गर्मी पड़ना। अति योग क्या है, अतिशय होना। उदाहरण क्या है, ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि बस आदमी निकल ही नहीं सकता, लू लग जाती है, दोष प्रकोपित हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब सहन ही नहीं हो रही। भाई गर्मी तो पड़ती है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं पड़नी चाहिए कि जिससे कि आपके शरीर की त्वचा ही जलने लग जाए। तो अति से मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी पड़ रही है, तो मतलब अति योग हो रहा है काल का। अब ये मिथ्या योग में क्या आता है, विकृत होना। किस तरीके से विकृत होगा, कि गर्मियों में वर्षा हो रही है या सर्दी पड़ रही है, जैसे कि गर्मियों के टाइम पे बरसात होने लग जाए, भयंकर मूसलाधार बरसात हो रही है, रुक ही नहीं रही, तो बरसात का मौसम बन गया। या फिर गर्मियों में बर्फबारी होने लग जाए, सर्दी पड़ जाए अचानक से, कि भाई महीनों तक लगातार बर्फबारी हो रही है, टाइम तो गर्मी का है लेकिन बर्फ़ पड़ रही है। तो ये होता है मिथ्या योग, मतलब अलग ही जो नीति है, जो प्रकृति, उसके विपरीत ही काम हो रहा है एक तरीके से। तो काल का हीन योग हो रहा है या अति योग हो रहा है या मिथ्या योग हो रहा है, इन तीनों में भी दोष प्रकोपित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्म, बुद्धि द्वारा किए गए कर्म, मतलब जो अपन कर्म करते हैं। अब कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तीन। अपन ने पहले नहीं, दूसरे चैप्टर में पढ़ा है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तीन। कौन बताएगा, कौन कौन से होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। वाचिक भाषिक। तो ये अपन तो जानते हैं कि कायिक जो अपन करते हैं, वाचिक जो बोलने वाले हैं कि भाई बुरा बोलते हैं, ये है ना। तो 10वीं पाप कर्म में आए थे ना, 10 तरह के पाप कर्म, उनको 3 तरीके से बांटा था, कायिक, यस सर, वाचिक, मानसिक। आया था कि नहीं आया था। यस सर, तो 10 तरह के पाप कर्म। हाँ, 10 तरह के पाप कर्म आए थे, वो उनमें 3 तरह के बांटे थे, कायिक, वाचिक, मानसिक। उन्हीं कर्मों की बात कर रहा है ये, बुद्धि द्वारा किए गए कर्म, चाहे वो हाथों से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो बोलने से हो, किसी भी तरह के कर्म हो, तो उनके हीन योग, अति योग और मिथ्या योग से भी दोष प्रकोपित होते हैं। हीन योग कैसे होगा, कम मात्रा में प्रयुक्त या कार्य सर कर। इसमें हाँ बोलो। सर इसमें कर्म योग में जो बुद्धि द्वारा किए गए कार्य, तो सर इसमें तो मानसिक आ रहे हैं ना, सिर्फ कोई बुद्धि सा भी द्वारा काम, नहीं, मेरी बात सॉरी। सुनो आप, मतलब जब किसी सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, किसी के बारे में, मतलब ये आ गया, ये वाचिक है, किसी के बारे में बोल रहे हो, तो बिना बुद्धि के बोल पाओगे कि, ये बताओ मुझे। नहीं सही, नहीं सही है सर। बिना बुद्धि का कोई कार्य कर पाओगे, अपने हाथ को उठा रहे तो उसमें उसमें भी बुद्धि लग रही है। आप बिना बुद्धि के बोल भी नहीं पाओगे, तो इसलिए बुद्धि द्वारा किए गए कर्म। आप इसको ऐसे मत समझो कि बुद्धि ओनली मानसिक में, सब में बुद्धि यूज होती है। आप हाथ को इधर से लेके उधर भी जाओगे ना तो भी बुद्धि यूज हो रही है, ठीक है। तो बुद्धि द्वारा किए गए कर्म। अब कैसे दोषों को प्रकोपित करेंगे, कि भाई इनका हीन योग होगा, अति योग हो या मिथ्या योग हो। कैसे, कि कम मात्रा में प्रयुक्त करना, कार्य करना हीन योग। उदाहरण, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचने के लिए उपचार कम करना जिससे रोग उत्पत्ति हो गई। कि भाई आपने काम ही नहीं किया, गर्मी पड़ रही थी, ठीक है, मौसम था, काल था, भाई गर्मी पड़ेंगी, लेकिन आपको गर्मी से बचने के लिए ठंडा आहार विहार, शीतल मधुर रस का सेवन आपने किया ही नहीं। आप तो उल्टा काम कर रहे हो, मतलब कुछ आलस ही बना करके, नहीं कौन करेगा, अरे पड़े रहते हैं। तो ये ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से बचने के लिए उपचार कम करना। आप गर्मी से बचने के लिए आपने पंखा भी नहीं लगाया, आप धूप में बैठे रहते हो, तो बीमार तो पड़ोगे। तो ये हीन योग, मतलब आपने कार्य किया ही नहीं उस चीज़ में। अति योग क्या होता है,
ज़्यादा मात्रा में प्रयुक्त करना या कार्य करना। गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा शीतल उपचार किया, कि आप गर्मी से बचने के लिए आपने इतने एक्टिव हो गए, इतने हाइपर हो गए कि बस ठंडी ठंडी चीज़ खाते गए, मतलब एसी वाले कमरे से बाहर ही नहीं निकले पूरी टाइम पे, 24 आवर्स एसी वाला कमरा, कूलर वाला कमरा, वहीं ठंडी चीज़ खा रहे हो, मतलब हर चीज़ ठंडी। भाई अब तो गर्मी पड़ रही है, मैं तो ठंडी खाऊंगा। ज़्यादा ठंडा खाने से भी नुकसान होता है, तो वही बोल रहा है कि ज़्यादा शीतल उपचार किया और रोग उत्पत्ति हो गई, मतलब दोष प्रकोपित हो गए। मिथ्या योग, विकृत कर्म करना। विकृत कर्म करने का मतलब कैसे, आपने कोई वेग धारण कर लिया, जैसे 13 तरह के अधारणीय वेग थे ना, चैप्टर नंबर 4, यस या नो, यस सर। वो धारण कर लिया, यस उनसे रोग सर। उत्पत्ति हो गई। ठीक है। राग द्वेष, किसी वस्तु से ज़्यादा प्रेम कर लिया, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो कोई टेबल हो, चाहे फ़ोन हो, कुछ भी हो, उसमें कुछ भी नुकसान हो गया तो आपको बीमारी हो जाएगी। द्वेष, किसी से आपने घृणा कर ली, मतलब एक तरीके से इससे ईर्ष्या कर ली, तो किसी भी तरीके से ये मतलब एक तरीके से विकृत काम कर रहे हो आप, तो ये हो गया मिथ्या योग। ये तीनों की वजह से कर्म का हीन योग, कर्म का अति योग, कर्म का मिथ्या योग। कर्मों के अंतर्गत कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों कर्म आते हैं, ये तो आपको पता है ही। तो ये हो गया। अब देखो आचार्य कहते हैं इन सभी क्रियाओं द्वारा, क्रियाओं या कारणों से ही शरीर में रोग उत्पत्ति होती है। कौन कौन सी क्रियाएं कारण है, सात्व इंद्रियार संयोग, काल और कर्म, इनका हीन योग, अति योग और मिथ्या योग ही रोगों की उत्पत्ति के कारण है। जैसे कि आपने यही देख लो, यहीं से समझ लो, गर्मियों में मान लो गर्मी पड़ रही है, ठीक है, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, ना तो ठंडा हार विहार खा रहे हो, ना मधुर रस खा रहे हो, कुछ कर ही नहीं तो रोग उत्पत्ति होगी, सिंपल सी बात है। अगर आप सब कुछ नॉर्मल में है, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ अपनी व्यवस्था के अनुसार ठीक ठाक नॉर्मल अवस्था, देखो ज़्यादा भी नहीं तो कम भी नहीं, मीडियम है, हर चीज़ नॉर्मल वैल्यू में अच्छी है, तो नॉर्मल वैल्यू को ध्यान रखो हर चीज़ की। ठीक है, मतलब प्रकृति को आपको जानना जरूरी है। इसलिए तो अपन एनाटॉमी पढ़ते हैं कि भाई, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि भाई, एनाटॉमी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अपन को प्रकृति तो पता चले कि एक्चुअली में इसकी नेचुरल स्थिति क्या है। फिजियोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं कि भाई प्रकृति स्थिति पता चले क्या है, फिर अपन उसकी फिजियोलॉजी देखते हैं, विकृत होगा तो क्या लक्षण होगा, कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फिर उन ज़्यादा वालों को कम में कर दो, कम वाले को ज़्यादा कर दो और नॉर्मल अवस्था में लेके आओ, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया दोषों के प्रकोप के त्रिविध कारण। अब करेंगे अपन रोग मार्ग, पथवे ऑफ डिजीज।